हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। अभी हम लोग क्लास 10th की जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस कहलाती है। ए पोषण, बी श्वसन, सी जनन, डी जैव प्रक्रम। तो ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? ए जीवाणु, बी कवक, सी सभी जीव, डी सभी हरे पौधे। तो इसमें कहा गया स्वपोषी। अब ये स्वपोषी क्या है? स्वपोषी वैसे जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी। जैसे में कहा जाए तो सभी हरे पेड़ पौधे। क्या सभी हरे पेड़ पौधे किसी दूसरे पर निर्भर रहता है? नहीं, वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बना लेते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर। दांत की सबसे ऊपरी परत है? ए डेंटाइन, बी एनामेल, सी अस्थि, डी क्राउन। तो दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे कहा था कि दांत के निचली परत को क्या कहते हैं तो वो हो जाता है डेंटाइन, लेकिन दांत की ऊपरी परत पूछा गया तो ऊपरी परत क्या होता है? एनामेल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव में जो आहार नाल होती है, आहार नाल में सबसे लंबी भाग कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी ग्रास नली, डी बड़ी आंत। तो सबसे लंबा भाग कौन सी होती है? वो होती है छोटी आंत। हमारे आहार नाल में सबसे लंबी भाग होती है छोटी आंत। और छोटी आंत के 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ये तीनों भाग किसका है? ये तीनों भाग है छोटी आंत की। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में जो भोजन होती है वह किस रूप में जमा होती है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी फैटी एसिड। तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होती है? वो होती है स्टार्च में। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ए यकृत, बी अमाशय, सी मुखगुहा, डी छोटी आंत। तो पीत जो है वो कहाँ से स्रावित होती है? वो होती है यकृत से। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे पित्ताशय रहता तो कितने स्टूडेंट पित्ताशय मार देते हैं, लेकिन पित्ताशय नहीं होगा। पित्ताशय क्या है कि यहाँ पे पित्त जमा रहता है। पित्त कहाँ पे जमा रहता है? पित्ताशय में। और पित्त का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे पूछा गया है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? वो होती है यकृत से। अगर यहीं पूछा जाता है कि पित्त कहाँ पे जमा रहता है तो वो रहता है पित्ताशय में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है कि कौन सा कार्य है? ए वसा का पाचन, बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी प्रोटीन का पाचन, डी इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? वो होता है प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यहाँ पे कहा गया कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। देखिए पाचन की क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से होती है? मुख गुहा से। लेकिन कह रहा है कि कौन सा भाग का पाचन होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लिकम। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग बचता है? वो बचता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 10 नंबर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ए
पर्णहरित, बी सूर्य प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी इनमें से सभी जरूरत है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूर्य प्रकाश भी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पर्णहरित भी होना चाहिए। किसमें? स्वपोषी में, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे को क्या कहते हैं? स्वपोषी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? हरा किसके कारण होता है? ए क्लोरोफिल, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी फाइटोक्रोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो हरा रंग किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण। और पूछता है यहाँ पे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम का काम क्या होता है? तो जल के अणुओं को तोड़ देना। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर देता है? अलग, और जिसके कारण ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो जल के अणुओं को कौन तोड़ देती है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है? क्लोरोफिल में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी मुख, डी स्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ग्लूकोज सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ए C2H5OH, बी C6H6O6, सी C6H12O6, डी C6H6। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए शाकाहारी, बी अंतःग्रहण, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश भोजन कैसी होती है? अंतःग्रहण होती है। अगर पूछता कि अमीबा भोजन अपना कैसे करता है, तो वो कूटपात से करती है। कूटपात, पाद नहीं कर देना, कूटपात से करती है। और यहाँ पे अधिकांश पोषण कर रहा है तो अंतःग्रहण विधि से, कूटपात विधि भी हो सकता है। अगला, प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया होती है। ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, डी परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? वो होती है हरे पेड़ पौधे में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ए स्पर्शक द्वारा, बी जीभ द्वारा, सी कूटपात द्वारा, डी मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? वो पकड़ता है कूटपात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी माइलेज। तो इसमें वसा पे कौन कार्य करता है? वो करती है लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी, डी एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? वो होती है घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में करा पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए मृतजीवी, बी समभोजी, सी स्वपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? वो पाई जाती है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण और परपोषण कितने प्रकार के? तीन, मृतजीवी, मृतजीवी, परजीवी, परजीवी, और एक होता है प्राणी सम परपोषण, प्राणी सम परपोषण। तो यहाँ पे कहा गया कि पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? किसमें? कवक में। तो कवक में पाई जाती है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। जो दंत मंजन हम लोग दांत साफ करते हैं दंत मंजन से, वो प्रायः होता है ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण युक्त,
डी, इनमें से कोई नहीं। दांत को साफ करने वाला दंत मंजन कैसा होता है? वो होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो उभयलिंगी इनमें से कौन है? वो है केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? ए स्वपोषी, बी मृतपोषी, सी परजीवी, डी इनमें से सभी। तो सभी हरे पेड़ पौधे कैसा होता है? वो होता है स्वपोषी। अब स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना ले, उसी को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। तो सभी हरे पेड़ पौधे कैसा होता है? स्वपोषी होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ए मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से तीनों क्रिया के लिए आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो इनमें से हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 गुना पर, बी 10 गुना पर, सी 25 गुना पर, डी 45 गुना पर। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना गुना पे? वो देखा जाता है 10 गुना पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। तो दांत कितने होते हैं टोटल? वो होते हैं 32, ऑप्शन नंबर सी। और अगर दांत के ऊपरी परत पूछा जाए तो वो होता है एनामेल। वो क्या होता है? एनामेल। और दांत की निचली परत वो होता है डेंटाइन। निचली परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन। ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। कूटपाद किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है वो है हरा, ऑप्शन नंबर ए। और क्लोरोफिल में अभी बताएं कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है की कमी से पनपता है? ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेंगा ये दोनों एक ही है, और ये पूछ रहा है कि किससे पनपता है? तो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? घेंगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन, बी संयोजन, सी उपचयन, डी विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? वो कहलाती है उपचयन। कैसे कहलाता है? उपचयन। अगर उपचयन को ही क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण। और अपचयन को क्या कहते हैं? अवकरण। अवकरण। उपचयन को ऑक्सीकरण और अपचयन को अवकरण। ऑक्सीकरण मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ा देना। जब ऑक्सीजन संयोग करती है तब उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन हटती है तो उसको क्या कहते हैं? अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, और अवकरण में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी सभी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? वो निकलती है जल से। जल का फॉर्मूला होता है H2O, और इस जल को तोड़ती है मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में पाया जाता है।
क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम रहती है वही जल के अणु को क्या कर देता है, तोड़ देता है। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, और ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से, जल से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए। और मैग्नीशियम के पूछेगा कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो वो होता है 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। और संयोजकता पूछेगा तब 2। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए, संयोजन क्रिया, बी, प्रकाश संश्लेषण, सी, अपघटन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है, वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। ए, अणु की गति, बी, वृद्धि, सी, संघ, डी, समन्वय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर किसी में जीवन है, जिसमें जीवन है उसमें वृद्धि एकदम आवश्यक है, क्योंकि अगर जीवन है तो उसमें वृद्धि होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें गति होवे करेगा। जैसे पेड़ पौधा क्या गति करता है, नहीं, लेकिन उसमें वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि उसमें जीवन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले और किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। ऑप्शन नंबर ए, पौधों में, बी, कवकों में, सी, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, डी, ए और बी। तो इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी, पौधे में भी होता है और कवक में भी होता है स्वपोषी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ग्रहणी भाग है, ए, बड़ी आंत का, बी, छोटी आंत का, सी, मुख गुहा का, डी, अमाशय का। तो ये ग्रहणी किसका भाग होता है, वो होती है छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी जो यहाँ पे दिया गया है ना, एक होता है जेजुनम, ग्रहणी जेजुनम, और एक होता है एलियम। तो इस तीनों में से कोई भी पूछ ले कि किसका भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, एलियम, ये किसका भाग होता है, वो होता है छोटी आंत का। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य होना चाहिए, और सूर्य का रात में उगते हैं, नहीं। तो सूर्य कब दिखाई देते हैं, दिन में। जब दिन में दिखाई देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण कब होती है, दिन में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, मृतोपरजीवी का उदाहरण है, ए, अमीबा, बी, गोबर छत्ता, सी, उड़हुल, डी, अमरबेल। अब ये मृतोपरजीवी क्या है, इसको समझते हैं। मृतोपरजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले से प्राप्त करें, उसे क्या कहते हैं, मृतोपरजीवी कहा जाता है। जैसे में हो गया गोबर छत्ता। मृतोपरजीवी का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, गोबर छत्ता को एकदम ध्यान से देखना। वो कहाँ उगती है, या तो सड़े जगह या तो गले जगह। सड़े गले जगह पे कौन सी उगती है, गोबर छत्ता। इसलिए मृतोपरजीवी का उदाहरण कौन हो जाएगा, गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कौन सी है। ए, माइटोकॉन्ड्रिया, बी, क्लोरोप्लास्ट, सी, ल्यूकोप्लास्ट, डी, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, परिशेषिका हिस्सा है, ये परिशेषिका किसका हिस्सा होता है। ए, आहार नल का, बी, तंत्रिका, सी, संवहन तंत्रिका, डी, जनन तंत्रिका। तो परिशेषिका किसका भाग होता है, वो होता है आहार नल का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक शब्द किसके द्वारा दी गई है। ए, रॉबर्ट ब्राउन, बी, रॉबर्ट हुक, सी, प्लॉड, डी, विरचार्ड। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक शब्द किसने दिया था, वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन। अगर कहा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो रॉबर्ट हुक। और ये कब की गई थी,
1665 ईस्वी में, और केंद्रक 1831 ईस्वी में। ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या नहीं होती है? ए, पानी का टूटना, पानी तो टूटता है तभी तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बी, CO2 का मुक्त होना, नहीं, CO2 मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। और CO2 ग्रहण करता है, तो क्या CO2 मुक्त होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसमें से गलत है। ऑक्सीजन का मुक्त होता है, CO2 का उपयोग होगा, CO2 ग्रहण करता है। क्या CO2 छोड़ सकता है प्रकाश संश्लेषण में? नहीं, ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए, निगल द्वार, बी, कंठ द्वार, सी, मल द्वार, डी, इनमें से सभी। तो ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है निगल द्वार। किस छिद्र के द्वारा? निगल द्वार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ए, कोशिका झिल्ली, बी, कोशिका भित्ति, सी, जीव द्रव्य, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में सभी गुण क्या रहता है? विद्यमान रहता है। देखो, अगर पूछेगा कि कोशिका भित्ति, तो ये केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल पादप में। जीव जंतु का भित्ति नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है? ए, क्लोरोफिल वर्णकों को, बी, रंध्रों को, रंध्र मतलब छिद्र, छिद्र को ऑस्टोमेटा कहते हैं, सी, सभी कोशिकाओं को, डी, परिवहन ऊतक को। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करती है? वो करती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? गैस का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? ए, जड़े द्वारा, बी, तने द्वारा, सी, पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में जो छिद्र रहते हैं उसी के द्वारा क्या होती है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? लार, ए, पैरोटिड ग्रंथि, बी, यकृत, सी, जठर ग्रंथि, डी, आंत ग्रंथि। तो लार किस ग्रंथि से निकलती है? वो निकलती है पैरोटिड ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, इनमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी मतलब हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं है उसका। ए, ऊपरी गामी कोलन, बी, अधोगामी कोलन, सी, अपेंडिक्स, डी, अनुप्रस्थ कोलन। तो अवशेषी अंग हमारे शरीर में कौन है? वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता। और ये जहाँ से छोटी आंत और जहाँ पे बड़ी आंत जुड़ता है वहीं पे क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। वहीं पे क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। और इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अवशेषी अंग। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? वो हो जाती है मुख गुहा से। ऑप्शन ए। और पूछेगा कि मुख गुहा में पाचन तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आहार की कौन सी भाग पचता है? तो वो पचती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहा में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है? ए, कंठ द्वार के कारण, बी, एपिग्लोटिक के कारण, सी, ग्रसनी के कारण, डी, ग्रास नली के कारण। तो इसमें पूछा है कि किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, तो ये किसके कारण? तो एपिग्लोटिक्स के कारण। ऑप्शन बी, 49 के बी, एपिग्लोटिक्स ये निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पे ये इधर कंठ द्वार है ये, और ये है निगल द्वार,
और इस पे एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिक, उसे क्या कहते हैं एपिग्लोटिक। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद वह क्या कहलाता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन, देखिए भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, लेकिन पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? ए काइम, बी मल, सी चाइल्ड, डी सभी। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? चलिए देख लेते हैं। N2 यानी नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में कितना है? 78%। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए तो ये है 0.03%। तो यहाँ पे पूछ रहा है वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? वो है 0.03%, ऑप्शन नंबर बी।